हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया है, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। और इसमें टॉपिक है आज हमारा द अर्लीस्ट स्टेट्स। सबसे पहले भारत में कौन से स्टेट्स बने थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो अर्लीस्ट स्टेट्स में बॉस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 महाजनपद। 16 महाजनपद आज में भी एक महाजनपद है जिसके बारे में थोड़ी सी हमारी बुक में चर्चा कर रखी है और उस महाजनपद का नाम है मगध। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे महाजनपद ही दे रखे हैं, अपने फ्रंट में आप फोटो दे रखा है। कंबोज, गांधार, कुरु, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, है ना, ऐसे करके काशी, मल्ला, कौशला, पांचाल, ब्रज, अंग, मगध, अशाक, मतलब ये सारे के सारे महाजनपद हैं। और आपको देखने को मिलेगा इन 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पावरफुल बन जाता है दैट वॉज मगध महाजनपद, मगध, है ना। और मगध की थोड़ी सी हम इसमें चर्चा भी करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने टाइमलाइन आपको बताई थी, फिर भी एक बार मैंने यहाँ पे वो पुराने जो वीडियो जो है उसकी स्लाइड्स यहाँ पे डाल दी हैं, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हो। मैंने बताया था सबसे पहले आपको याद रखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी 2600 से 1900 के बीच में। फिर आपका वैदिक पीरियड आया था 1500 से 600 के बीच में। और वैदिक पीरियड के बाद आपको देखने को मिलेगा 6th सेंचुरी BC में आपको देखने को मिलेगा 16 महाजनपदों का राइज, और साथ के साथ में बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका ये रिलीजियस डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर मैंने बताया था इन 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा पावरफुल था आपका मगध। और मगध में 4 डायनेस्टीज ने बॉस मेनली शुरू में 4 डायनेस्टीज ने रूल किया था। कौन कौन सी थी? हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी के रूलर्स आपको याद रखने हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। शिशुनाग के हैं शिशुनाग और कालशोक। नंदा डायनेस्टी के महापद्मनंद और धनानंद। और मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। ये मेन रूलर्स हैं। इसी टाइम पर बाहर से अटैक भी हुआ था पार्थियंस का, ग्रीक्स का, ये भी ध्यान रखना है। अब जब मौर्य डायनेस्टी खत्म हो जाती है तो उस फेज को हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न फेज। तो ये स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4। तो मौर्य खत्म तो पोस्ट मॉडर्न आते हैं, जिसमें एक तो इंडियंस आते हैं और एक विदेशी आते हैं। विदेशी में इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण। क्योंकि देखो बुक में ये नाम आएंगे यार, है ना, नाम आएंगे तो आपको पता होना चाहिए किस टाइम की बात है। तो पहले ये वाला टाइम पीरियड, फिर ये वाला। पोस्ट मॉडर्न में अब विदेशियों में कौन है? इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण। और इंडियंस में है शुंग, कण्व और सातवाहन। फिर इसके बाद गुप्ता एज आती है। गुप्ता जो फाउंडर श्रीगुप्त, फिर इनके रूलर है चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ये नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे। इसी समय साउथ इंडिया में संगम एज चल रही थी बॉस, चेरा चोला पांड्याज रूल कर रहे थे। तो इतना याद रखना आप, है ना। इसको बार बार मैं आपको दिखाता रहूंगा सो दैट आपको दिक्कत ना है। खैर 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में खूब इंट्रोडक्शन में चर्चा कर दी थी कि 6th सेंचुरी BC वाला जो टाइम है ना बॉस, 6th सेंचुरी BC, इससे पहले आपको पता है वैदिक सिविलाइजेशन हुआ करती थी। तो ये वाला टाइम को हम मेजर टर्निंग पॉइंट बोलते हैं इंडिया की हिस्ट्री में। टर्निंग पॉइंट क्यों बोलते हैं? मैंने इसके 2 रीजन बताए थे। एक तो महाजनपदों का राइज हुआ था बॉस। किसका राइज हुआ था? महाजनपद आज का राइज हुआ था। दूसरा आपको देखने को मिलेगा रिलीजियस रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे इसी समय पर। रिलीजियस रिफॉर्म्स में मैंने बताया था बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ, जैनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, आजीवक सेक्ट का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, तो वो वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। मेजर डेवलपमेंट इन 6th सेंचुरी BC। और क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं बॉस? देखो, एक तो अर्ली स्टेट्स और सिटीज डेवलप होती हैं। और मैंने ये भी बताया था आपको, ये जो 6th सेंचुरी BC है इस टाइम पर सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। दूसरी बार शहरीकरण आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पहली बार जो अर्बनाइजेशन हुआ था वो मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पर बताया था। तो यहाँ पर सिटी स्टेट्स और इनका राइज देखने को मिलेगा। सिटी स्टेट्स मतलब 16 महाजनपदों की बात की जा रही है। आयरन का यूज देखने को मिलेगा। देखो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, अगर आप एक बार पिछला वीडियो देखोगे तो आयरन का मैंने यूज बताया था। आयरन का यूज बढ़ जाता है भाई साहब। आयरन का यूज एग्रीकल्चर में बढ़ जाता है पहली बात तो, और आयरन का यूज आपका मिलिट्री में बढ़ जाता है भाई साहब, मिलिट्री पर्पज के लिए। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो भाई साहब आपका सरप्लस प्रोडक्शन होने लग जाएगा। जरूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो फिर वो मार्केट डेवलप होंगे, मार्केट डेवलप होंगे तो सिटी डेवलप होगा। तो आयरन ने पूरी जिंदगी बदल दी भाई साहब, माहौल बदल दिया था आयरन ने समय पर, है ना। एग्रीकल्चर में टूल्स बनाने लगे थे। पहले जो प्लो होता था लकड़ी का प्लो इस्तेमाल करते थे, अब उसमें आयरन टिप लगा दी, तो उससे थोड़ा सा आपका अच्छा मतलब एग्रीकल्चर होगा। मिलिट्री में इसका यूज कहाँ पे होने लगा? मिलिट्री में आपके मान लो आपके एरो बनाने लग गए, बो एंड एरो बनाने लग गए। इसके अलावा तलवार बनाने लग गए, सोर्ड बनाने लग गए। ठीक है, तो मतलब अपना जो डिफेंस के बहुत सारे आइटम है वो सारे डेवलप करने लगे। तो इससे आर्मी हमारी स्ट्रांग हो गई, और जब आर्मी स्ट्रांग हुई तो आर्मी ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया? तो राजा जो है पहले से ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेंगे, सिर्फ किसकी वजह से? आयरन के यूज की वजह से। डाइवर्स थॉट मतलब
अलग अलग विचार यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, अलग अलग विचारों का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म। वो तो चल ही रहा था, ब्राह्मणिकल सिस्टम तो चल ही रहा था, ब्राह्मणिकल सिस्टम तो चल ही रहा था। इसके अलावा आपकी बुद्धिज्म और जैनिज्म का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। 16 महाजनपदों को महाजनपद कहा गया, 16 स्टेट्स को महाजनपद कहा गया था। और साथ के साथ में भाई साहब कॉइन सिस्टम का भी डेवलपमेंट देखने को मिला। कॉइन्स आ जाते हैं, शुरू में जो आए थे कॉइन्स, उनको पीएमसी कॉइन्स बोलते हैं, पंच मार्क्ड कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स, जो ठप्पा लगा रहता था ना कुछ इस टाइप के पंच मार्क्ड कॉइन्स का डेवलपमेंट इस समय पर आपको देखने को मिलेगा। तो यार आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि 6th सेंचुरी बीसी में जो डेवलपमेंट हुए थे उनके बारे में थोड़ा सा बताओ, तो आपको ये आंसर पका पकाया तैयार है, आपके सामने बता सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद है, वैसे तो नाम यार मैंने कई बार बता दिए, बज्जी, मगध, कोशला, कुरु, पांचाल, कांधार और अवंती। और आप बता देना मगध जो था वो मोस्ट पावरफुल महाजनपद हुआ करता था। ये रहा आपका मगध भाई साहब, यहाँ पे हैं आज की डेट में मगध, बिहार वाला जो रीजन है यहाँ पर हुआ करता था बॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपद। अब थोड़ी महाजनपदों की और चर्चा कर रखी है। कह रहे यार जितने भी महाजनपद है ना, ज्यादातर महाजनपदों में एक राजा हुआ करता था। नॉर्मल सी बात है यार, महाजनपद है तो वहाँ पे एक किंग तो होगा ही होगा, राजा तो होगा ही होगा। जबकि कुछ जगह पर कुछ गढ़ और संघ जिनको बोलते थे, वहाँ पे ओलिगार्की का सिस्टम चलता था। देखो कुछ जगह पे तो किंग हो रहे हैं। महाजनपदों का अगर हम पॉलिटी देखें कैसे यहाँ पे कंट्रोल होता था, तो पॉलिटी में कुछ जगह पे तो राजा रूल करते हैं और राजा के बाद उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, डायनेस्टी वाला सिस्टम। जबकि कुछ जो गण और संघ हुआ करते थे, कुछ गण और संघों में एक सिस्टम चलता था जिसको बोलते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की में क्या होता है, कई सारे लोग मिलकर रूल करते हैं। देखो गण और संघ कुछ ऐसे हुआ करते थे जहां पे ओलिगार्की जो हुआ करती थी, जहां पे पावर जो है शेयर की जाती थी मैन के द्वारा, जिनको हम राजा बोलते थे। तो ओलिगार्की में हो सकता है एक साथ 10 राजा मिलकर रूल कर रहे हो, एक साथ 15 राजा मिलकर रूल कर रहे हो। तो महाजनपदों में कुछ जगह पे तो सिस्टम चलता था राजाओं वाला और कुछ जगह पे चलता था ओलिगार्की वाला, ये भी ध्यान रखना। एग्जाम्पल दे रखा, महावीर और बुद्ध जो हैं दोनों गण से बिलोंग करते हैं, राइट। हर महाजनपद की एक कैपिटल हुआ करती थी। जैसे मगध की कैपिटल कौन सी भाई, मगध की कैपिटल हुआ करती थी शुरू में हुआ करती थी राजगृह। कौन सी हुआ करती थी, राजगृह। बाद में हो जाती है पाटलिपुत्र। कौन सी हो जाती है, पाटलिपुत्र। इट मींस हर महाजनपद की एक क्या हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती थी। अब आपको 6th सेंचुरी बीसी में एक और डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ब्राह्मण्स जो हैं इन्होंने संस्कृत टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर दिया जिसका नाम है धर्मसूत्र। और धर्मसूत्र में जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी जो लास्ट वीडियो में वो भी मैंने आपको डिस्कस किया था, सोसाइटी जैसे 4 वर्णों में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यहाँ पे धर्मसूत्रों में राजा के लिए नॉर्म्स बनाए गए थे। नॉर्म्स राजा के लिए जो एक राजा को फॉलो करने होते थे, नॉर्म्स का मतलब है नियम कानून बनाए गए थे। एज वेल एज फॉर अदर सोशल कैटेगरीज, नॉट ओनली राजा के अलावा हर सोशल कैटेगरी जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके लिए नॉर्म्स बना दिए और इन नॉर्म्स को फॉलो करना होता था, लागू करवाना होता था। तो राजा की ड्यूटी होती थी कि सोसाइटी में इन नॉर्म्स को लागू करवाया जाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, ब्राह्मण्स की क्या ड्यूटीज होंगी, क्षत्रिय जी की क्या ड्यूटी होंगी, वैश्य की क्या होंगी, शूद्र की क्या होंगी। तो ऐसे नॉर्म्स बना दिए और ये नॉर्म्स को फॉलो करवाएंगे कौन, क्षत्रिय रूलर्स। और ये सब कहाँ लिखवा दिए, धर्मशास्त्रों में लिखवा दिए। किसने लिखवा दिए, ब्राह्मण्स ने। कब लिखवा दिए, 6th सेंचुरी बीसी में लिखवा दिए जाते हैं। अच्छा, रूलर्स को बोला गया, राजाओं को बोला गया भाई साहब आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, ट्रिब्यूट ले सकते हो। अब टैक्स तो सिंपल सी बात है, जो किसान है वो तो टैक्स दे देंगे और जो जंगल वंगलों में लोग रह रहे हैं ट्रिब्यूट दे देंगे। जो लोग ट्राइबल एरिया में रहते हैं, जंगलों में रह रहे हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट में रहते थे, वो लोग जो हैं आपको राजा को क्या देंगे, ट्रिब्यूट देंगे। ट्रिब्यूट के रूप में जंगल से जो भी मिल रहा है वो दे देंगे, है ना। फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स और आर्टिसंस। तो राजाओं को बोला कि भाई साहब आपको अपने आप को पावरफुल बनाना, आर्मी वार्मी इकट्ठी करनी है, तो आप टैक्स कलेक्ट करो, ट्रिब्यूट लो। किस किस से, कल्टिवेटर हो, ट्रेडर हो, आर्टिसंस हो। कल्टिवेटर किसान, ट्रेडर व्यापारी, आर्टिसंस जो काम करते हैं, ठीक है। और राजाओं को बोला कि भाई अगर आपको एक्वायर करनी है वेल्थ, अगर आपको अपनी संपत्ति बढ़ानी है तो आप रेड मारो। रेड मारने को लेजिटिमेट मीन्स बताया गया था कि आपको अपने पड़ोसी राज्य पर रेड मार के अपना वहां से धन इकट्ठा करके लाओ और अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाओ। और इसको सही माना गया था, लेजिटिमेट मतलब एकदम लीगल माना गया था, है ना। धीरे धीरे कुछ स्टेट्स ने आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी खड़ी करना स्टार्ट कर दिया था। कौन सी आर्मी खड़ी करना स्टार्ट कर दिया था, स्टैंडिंग आर्मी। पहले नहीं हुआ करती थी, अब होने लग जाती हैं। अब राजाओं ने ब्यूरोक्रेसी को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आज की डेट में IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं ना, ऐसे इस समय पर भी ऑफिसर्स रखना स्टार्ट कर दिया भाई साहब। कुछ राजा होते थे, जो छोटे छोटे राजा होते थे वो मिलिशिया पे डिपेंड होते थे। मिलिशिया एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं हुआ करती थी, मगर आर्मी की तरह काम करती थी। जब जरूरत होती थी तो उनको यूज करने लग जाते थे बॉस, ठीक है।
अब थोड़ा हम मगध पर चर्चा करेंगे, स्पेशली अपना फोकस रहेगा मगध वाले रीजन पर। मगध आज की डेट में बिहार में पड़ता है। 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी बीसी के बीच में जितने भी महाजनपद हैं उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा हुआ करता था? मगध ही हुआ करता था। अब मगध में क्या डेवलपमेंट होने लगते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा भाई कि 6th सेंचुरी बीसी में या मगध में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए उनके बारे में बताओ। पहली बात, मगध में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है। क्यों प्रोडक्टिव हो जाती है? आयरन के यूज की वजह से। आयरन का यूज करने से वजह से प्लोइंग बहुत आसान हो गई, प्लोइंग करना, है ना। आयरन का यूज कहाँ पे होने लग गया? प्लो में होने लग गया था। प्लोइंग जब आसान हुई तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई, अच्छी फसल होने लग गई थी। यहाँ पे आसपास आयरन की माइंस हुआ करती थी, जैसे यहाँ झारखंड है प्रेजेंट में, यहाँ पे बहुत सारी आयरन की माइंस हुआ करती थी। तो आयरन की माइंस से उसको लेके आते थे आयरन ओर को, और आयरन ओर को पिघलाकर क्या बनाते थे? आयरन बनाते थे। और उस आयरन का यूज करते थे नंबर 1 टूल्स और नंबर 2 वेपन्स में। टूल्स का इस्तेमाल कर लो आप एग्रीकल्चर में, और वेपन्स का इस्तेमाल कर लो बॉस आर्मी में। तो लोहे ने पूरी दुनिया बदल दी भाई साहब, रिवॉल्यूशन आई थी यूँ समझ लो। फिर अगल बगल में जंगल हुआ करते थे तो वहाँ से हाथियों को ले आते थे। तो आपको पता है उस समय पर हाथियों की विशाल, मतलब बहुत ज़्यादा हाथी हुआ करते थे। सेना का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ करता था हाथी, ठीक है। कहाँ मिल जाते थे हाथी? फॉरेस्ट में मिल जाते थे। फिर यहीं से आपको पता है गंगा रिवर जा रही है, उसकी ट्रिब्यूटरी जा रही है, तो ये कम्युनिकेशन का एक चीप मीन्स हुआ करता था। यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब है बस ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट का एक सस्ता मीडियम क्या हुआ करता था? ये रिवर और रिवर की ट्रिब्यूटरीज, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे बॉस। कौन सा? वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे मगध वाले लोग। इस एरिया में मगध में बहुत सारे एम्बिशियस राजा हुए हैं। एम्बिशियस मतलब बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी राजा हुए हैं, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ठीक है। ये राजा यहाँ पे हुए जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मगध में अपनी पॉलिसीज को लागू करने में, ठीक है। तो ये मैंने राजा सारे स्टार्टिंग में आपको बेसिक्स में बता दिए थे, उनको देख लेना। कैपिटल की बात करें, मगध की कैपिटल शुरू में मगध की कैपिटल हुआ करती थी राजगृह। राजगृह हुआ करती थी। राज मतलब राजा, गृह मतलब घर, मतलब हो जाएगा हाउस ऑफ द किंग। राजगृह मतलब क्या हो जाएगा? हाउस ऑफ द किंग। राजगृह एक प्राकृत भाषा का वर्ड है जिसका मतलब है, जिसको आज की डेट में हम बोलते हैं राजगीर, जो बिहार में है। राजगृह को आज क्या बोलते हैं? राजगीर बोलते हैं। राजगृह का मतलब क्या है? हाउस ऑफ द किंग। तो राजगृह क्या हुआ करती थी? इनिशियल कैपिटल हुआ करती थी मगध की। बाद में एक राजा आया उदयन, उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी राजगृह से पाटलिपुत्र कर दी। हरिंग डायनेस्टी का राजा था। तो नई कैपिटल 4th सेंचुरी बीसी में नई कैपिटल शिफ्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पाटलिपुत्र, जो आज पटना कहते हैं, इसको बिहार की कैपिटल है। पाटलिपुत्र भी मतलब एक जो रूट था, कमांडिंग रूट गंगा के आसपास, उस रूट पर ये सिचुएटेड थी पाटलिपुत्र। तो बस आज के लेक्चर में है इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू। खुश रहो भाई, मुस्कुराते रहो, जीते रहो।